हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका दिल्ली में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसे ज्वेलरी पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही क्यों ना हो, वो हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी जरूर वेयर किया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता दीन दयाल और माँ रेणुका थे। ऐसे ही समय बीतता है और उसके घर वाले उसकी शादी एक आर्यन नाम के लड़के से करवा देते हैं। ससुराल में उसकी विधवा सास हेमलता रहा करती थी। रितिका के ससुराल की आर्थिक हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। ऐसे ही एक शाम जब आर्यन ऑफिस से घर आता है, तब रितिका अपने पति से कहती है, सुनिए ना। सुनाओ ना। वो मुझे अपनी दोस्त की शादी में जाना है। अरे तो चली जाओ, किसने मना किया है? वो तो मैं जाऊंगी ही। मुझे ना एक गोल्ड का नेकलेस चाहिए उसकी शादी में जाने के लिए। अच्छा, वैसे कब जाना है तुम्हें? कल शाम को। यार अभी तो नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा हार ही तो मांगा है, आप वो भी नहीं दिला सकते? यार मेरा काम भी तो ठीक से नहीं चल रहा है और घर का खर्च भी तो है। तुम कोई और दूसरा हार पहन लो, इतने सारे हार तो हैं तुम्हारे पास। बस बस रहने दीजिए, मुझे पता है मेरी बारी में ही ना आपके पास कुछ नहीं होता। ऐसे ही शाम को रितिका अपने लिए वो हार लेने सुनार की दुकान पर जाती है और हार की पेमेंट अपने पापा के फोन से करवा देती है और अगले दिन अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ आर्यन आ जाता है और रितिका के गले में चमचमाता हार देखकर उसे कहता है, ये हार कहाँ से आया? तुमसे मतलब? ज्यादा बनो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि तुम कब और कहाँ क्या कर रही हो। हाँ, तुमसे तो उम्मीद करना बेकार था, इसलिए मैंने पापा से कहा, उन्होंने दिलवा दिया। अरे तुम पगला गई हो क्या? जी नहीं, समझदार हो गई हूँ। पागल तो मैं पहले थी, जब ये सोचती थी कि मेरा पति मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। तभी आर्यन की माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है बहू पे? क्या बताऊं माँ, आपकी इस नालायक बहू को ना गहनों का इतना चस्का चढ़ गया है कि मैडम ने अपने पापा से भी जबरदस्ती हार खरीदवाया है। क्या? ये सब क्या है बहू? तो क्या करती, आपका बेटा तो मुझे एक हार तक नहीं दिला सकता, तो मैंने ले लिया अपने पापा से। देख बहू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये चीज दोबारा नहीं होना चाहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। अपनी ज्ञान की बातें ना अपने बेटे को ही पढ़ाओ, मुझे लेट हो रहा है। रितिका वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और रितिका आए दिन अपने पापा से नए नए ज्वेलरी लेती और उन्हें पहना करती। ये सब देखकर आर्यन और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए आर्यन रितिका के पापा से मिलने जाता है। आओ आओ दामाद जी, आइए। नमस्ते पापा जी। और सब ठीक है ना? सब अच्छा है पापा जी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो। वो रितिका का आपसे इस तरह पैसे लेना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसको समझा समझा कर थक गया हूँ कि ज़रूर से ज़्यादा गहने पहनना और फिर इस तरह बाहर जाना ठीक नहीं है। आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल का माहौल कैसा है, पर वो मानती ही नहीं है। प्लीज़ अब आप उसे पैसा देना बंद कर दीजिए। ठीक है दामाद जी, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ और हाँ, अब मैं रितिका को कोई पैसे नहीं भेजूंगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब रितिका के पापा भी उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। ये सब होता देख रितिका को बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपने शौक को पूरा करने के लिए मार्केट से ढेर सारी सोने की तरह ही दिखने वाली हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले आती है और उनको लाकर टेबल पर सजा देती है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत हैरान होती है और कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ सासू माँ, तोते उड़ गए ना इतने सारे गहने देखकर? बहू तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू इतना सारा जेवर उठा लाई? कहीं तूने घर तो नहीं बेच दिया? अरे नहीं नहीं माँ जी, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। क्या मतलब? साफ साफ बोल। अरे ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सिर्फ दिखने में सोने जैसी है और सोने से कम भी नहीं है। बेटा तुझे इन सब की क्या जरूरत है?
वैसे ही तू इतनी सुंदर है, देख लेना एक दिन तुझे ये गहने का शौक एक भारी मुसीबत में डाल देगा। अरे बस करो माँ जी, आप भी ना जलती हो मुझसे और मेरे गहनों से। तभी आर्यन वहाँ आकर सारी बात सुन लेता है और कहता है, आखिर ये सब करके तुम किसे दिखाना चाहती हो? अरे तुम्हारे पास इतने गहने हैं, तुम्हें कितना शौक है गहने पहनने का। लो अब ये और आ गए अपनी बकवास लेके। अरे तुम दोनों माँ बेटे को दिक्कत ही क्या है? सोना पहनो तो अच्छा नहीं लगता, आर्टिफिशियल पहनो तो अच्छा नहीं लगता। अरे तुम दोनों को तकलीफ क्या है? पहले तो तुम बात करना सीखो बड़ों से। तो आप भी जरा तमीज से पेश आना सीखिए। वक्त बीतता रहता है। रितिका हर समय अब बस अपने गहनों के बारे में ही सोचती रहती और घर का कोई काम नहीं करती थी। बस हर टाइम नए नए गहने पहनकर खुद को शीशे में निहारती या सेल्फी लेती रहती। दिन पर दिन उसका गहनों को लेकर पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रितिका रानियों की तरह सुंदर सी तैयार होकर और बहुत सारे आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी पहनकर मार्केट जाती है कि तभी अचानक रास्ते में दो बाइक पर सवार गुंडे उसके पास आते हैं और चांटा मारकर उसके गले से हार छीनकर चले जाते हैं, जिससे उसका गला कट जाता है। वो खून में लथपथ वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ ही देर बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां आर्यन डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर रितिका कैसी है वो? ठीक तो है ना? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? जी देखिए, जिस तरीके से उनके गले से हार खींचा गया है उससे उनके गले की नस कटती कटती बची है, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। मैं कहती थी बहू से कि मेरी बात मान ले, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती थी। हे प्रभु, मेरी बेटी को बचा लो। माँ, रितिका ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, संभाल तू अपने आप को। थोड़े ही समय बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मिस्टर आर्यन, अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं, पर अभी वो कुछ बोल नहीं पाएंगी, तो आपको उनसे इशारों में ही बात करनी होगी। दोनों रितिका से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। रितिका उनको देखकर रोने लगती है। रितिका, देखा तुमने अपनी मनमानी करने का नतीजा? आज क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। हाँ बहू, तू जल्दी से ठीक हो जा, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। तुम रो मत रितिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और रितिका अपने घर ठीक होकर वापस लौटती है और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही अपना गहने पहनने का शौक भी हमेशा के लिए त्याग देती है और सिंपल रहन सहन को अपना लेती है। तो इस तरह हमारी रितिका को ये समझ आ जाता है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का शौक करना कितना घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे रितिका की ही तरह गहने पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। शादी के बाद धानी गृह प्रवेश कर ससुराल आती है। कुछ देर में सारी रस्म खत्म होने के बाद उसकी सास सुमति दोनों के लिए एक प्लेट में खाना लेकर आती है। चलो, सारी रस्मों का जंजाल खत्म हुआ, अभी तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ, आप नहीं खाएंगी? अरे मेरी शादी थोड़ी है जो मैं भूखी रहती। मैंने तो बारातियों के साथ 10-12 पूरी और प्लेट भर चावल पेट में भर लिए हैं। विनीत, जल्दी खिलाओ ना, बहुत ज्यादा भूख लगी है। दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। कुछ देर में सुमति रसोई से पानी लेकर आती है। मिर्ची लगने पर धानी पानी पीती है और एक घूंट पीते ही वो विनीत के मुंह पर पानी की पिचकारी मारते हुए कहती है, सासू माँ, ये कैसा पानी है? अरे कैसा भी पानी हो, पीने की जगह मुझ पर क्यों फेंक दिया? कैसा पानी है से क्या मतलब है तेरा? पीने का पानी है बहू, जग से निकाल कर आई हूँ। मतलब ये आरओ का पानी नहीं है। मैं तो पीते ही समझ गई थी, इसमें अजीब सा स्वाद आ रहा है।
स्वाद? अरे बहू, ये खाना नहीं पानी है। पानी का तो कोई स्वाद ही नहीं होता। स्वाद नहीं होता लेकिन शुद्धता तो होती है ना, और वो शुद्धता बस आरओ के पानी में होती है सासू माँ। मुझे आरओ का पानी पीने की आदत है। अरे पानी छोड़ो, तुम ये खाना तो खत्म करो। मेरा खाना पीना हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर धानी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन धानी सुबह तैयार होकर हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी सुमति आकर उसे ऐसे बेफिक्र बैठा देखकर कहती है, अरे बहू, सुबह के 8:30 बजने को आए हैं। चाय नाश्ता कुछ बनेगा या नहीं? और फिर आज तो तेरी पहली रसोई है ना। सासू माँ, चाय कैसे बनाऊं? पानी तो है ही नहीं। क्यों मजाक करती है? पीने के पानी की बढ़िया सप्लाई है मोहल्ले में। 12 घंटे लगातार पानी आता है। हाँ तो क्या फायदा उस पानी का जो प्योरीफाई ना हो? देखो सासू माँ, मैंने आपको कल ही बता दिया था, मुझे आरओ का पानी पीने की आदत है, तो जितनी जल्दी हो सके घर में आरओ लगवा दीजिए। ये क्या बात हुई? आरओ नहीं लगा तो तू क्या प्यासी रहेगी? बिल्कुल, समझ लूंगी कि मेरा निर्जला उपवास है। आरओ का पानी ना होने के चलते सबके लिए प्योर दूध वाली चाय बनाती हूँ। अरे बहू, सिर्फ दूध में बनी चाय मुझे नहीं भाती। हाँ तो आप अपनी चाय खुद बना लीजिए। धानी की बातें सुन सुमति अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और उसी दिन विनीत से कहकर किचन में एक आरओ प्यूरिफायर लगवा देती है, जिसके लगते ही धानी ग्लास लिए उसमें से पानी निकालकर पीते हुए कहती है, आहा, अब लग रहा है पानी पी रही हूँ। चलो, प्यास तो बुझी मेरी। चुप कर नालायक, तेरी प्यास बुझाने के चक्कर में मुझे 12,000 का चूना लग गया। सासू माँ, तो क्या हुआ? अभी आप भी आरओ का प्योरीफाई पानी पिएंगी? अरे जा, अब तक मैं प्यासी नहीं मर रही थी। ये मशीन से निकला पानी के अमृत बन जाता है। ला जरा, मैं भी तो पीकर देखूं। तभी धानी उसे आरओ से पानी निकाल कर देती है, जिसे पीते ही सुमति बेकार सा मुंह बनाते हुए उससे कहती है, ये पानी पीने की आदत है तुझे? इससे अच्छा तो मेरी टंकी का खारा पानी है। कैसा हल्का कड़वा सा स्वाद है इसका। सासू माँ, ये मशीन पानी के सारे बैक्टीरिया खत्म करके उसे प्योरीफाई करती है। आपने कभी आरओ का पानी नहीं पिया ना, इसीलिए आपको अजीब अजीब लग रहा है। हाय दैया, ना जाने कैसी आरओ का पानी पीने वाली बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आते ही मेरा खर्चा करवा दिया। समय बीतता है। अब धानी आरओ का पानी तो पीती ही पीती, साथ ही उससे चाय और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया करती, जिसके कारण हर वक्त मशीन चलती रहती, जिससे अब बिजली का बिल आता तो उसे देखकर विनीत की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो दोनों को बुलाकर कहता है, माँ, धानी, बिजली का बिल इस महीने इतना क्यों आया है? जरूर आप लोग पूरा दिन एसी चलाए रखते होंगे। अरे एसी तो सुबह शाम चलता है बेटा, लेकिन इसका वो आरओ 24 घंटे चालू रहता है। पीने तो पीने, ये तो खाना भी उसी से निकले पानी से बनाती है। और ये तो अभी शुरुआत है, एक दिन वो भी आएगा जब ये आरओ के पानी से नहाने भी लगेगी। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। थैंक यू सासू माँ, अब मैं आरओ के पानी से नहाया भी करूँगी। माँ, आपका बोलना जरूरी था क्या? अरे धानी, जब सब कुछ आरओ से ही करोगी तो टंकी में पानी क्या अकाल के लिए संजो कर रखेंगे? देखो, ऐसी बेतुकी हरकत मत करना। इसमें बेतुका क्या है? आरओ का पानी शरीर को अंदर से स्वस्थ रखता है। अगर मैं आरओ के पानी से नहाऊंगी तो मेरी स्किन के बाहरी कीटाणु भी मर जाएंगे। मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे धानी, अरे यार। धानी विनीत की सुने बिना ही रसोई में चली जाती है और बिल को देखकर विनीत सर पकड़े बोलता है, माँ, इस आरओ वाली को कौन समझाए अब? चिंता मत कर बेटा, एक आरओ का पानी पीने वाली को अब मैं गांव के तालाब का पानी पिलाऊंगी। तू हम तीनों की गांव जाने की टिकट करवा बस। विनीत अपनी माँ के कहने पर तीनों की गांव जाने की टिकट करवा लेता है और अगले हफ्ते तीनों गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। शाम तक तीनों गांव पहुंच जाते हैं, जहां उसकी बुआ सास सुरेखा उनका स्वागत करती है और पानी देते हुए उनसे कहती है, तीनों थक गए होंगे, लो मटके का पानी पी लो। मटके का? नहीं, वो बुआ जी, मैं आरओ का पानी ही पीती हूँ। आरओ का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, पारो के यहाँ से फ्रिज का ठंडा पानी मंगवा देती हूँ। बुआ जी, आप समझी नहीं, मैं आरओ मशीन का पानी पीती हूँ। खैर, आप चिंता मत करिए, मैं पानी अपने साथ लाई हूँ। इतना कहकर वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों हैरान रह जाते हैं। तुमने रास्ते में इतना पानी पिया?
फिर भी ये बोतल भरी हुई है। क्योंकि ऐसी 8-10 आरओ के पानी की भारी बोतलें मैं अपने साथ लाई हूँ। मुझे पता था गांव में मुझे आरओ का पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं अपना जुगाड़ साथ लेकर आई हूँ। अरे भाभी, तुम क्या देख रही हो? पानी ले लो कि तुम भी अपनी बहू के जैसे मशीन का पानी पीती हो। ना ना जीजी, मुझे प्यास बुझाने से मतलब है। लाओ 2 पानी, मैं भी देखती हूँ इसका आरओ का पानी कितने दिन चलता है। रात के समय जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तो सुमति चुपके से धानी के बैग में रखी आरओ के पानी से भरी बोतलों का पानी पौधों में डालकर उसमें दूसरा पानी भर देती है। अगली सुबह धानी खाना खाने के बाद वही पानी पीती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही समय बीतता है और वो उन्हीं बोतलों का पानी पिया करती। जब सारी बोतलों का पानी खत्म हो जाता है तो वो अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम अपने घर वापस कब जाएंगे? वो क्या है ना, मैं जितनी बोतलें लाई थी ना पानी की, वो खत्म हो गई हैं। हाँ तो बिस्लरी पानी ला देता हूँ तुम्हारे लिए। जी नहीं, मुझे नहीं पीना कोई बिस्लेरी फिस्लेरी, मुझे सिर्फ आरओ का पानी सूट करता है। अरे बहू, पानी तो पानी होता है, क्या आरओ का क्या बिस्लरी का। हम गांव वाले तो कुएं का पानी ही पीते हैं। और क्या, वैसे भी इतने दिन से तू वो ही पानी पी रही थी। कैसी बातें कर रही है सासू माँ, मैं तो उन बोतलों में भरा आरओ का पानी ही पी रही थी। ना ना बहू, वो आरओ का नहीं बल्कि पारो का पानी था। मेरा मतलब कि बगल वाली पारो के फ्रिज से आया पानी था। जिस दिन हम यहाँ आए थे ना, उसी दिन मैंने तेरी बोतलों का पानी बदल दिया था। यानी इतने दिन से मैं आरओ का पानी नहीं पी रही थी। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब पानी की छींटे मारने पर उसे होश आता है तो वो उठते ही कहती है, ये आरओ के पानी की छींटे मारी आपने? अरे ओ आरओ के पानी वाली धानी, क्या हर वक्त आरओ आरओ करती रहती है? देख, इतने दिन से तू आरओ का पानी नहीं पी रही थी तो कुछ हुआ नहीं ना? देख बहू, आरओ का पानी पीना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आरओ के अलावा कहीं का पानी ना पीना तो बेकार की जिद है। बिल्कुल बहू, अब तेरे घर में आरओ लगा है, लेकिन गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं पानी पीने को लेकर कुछ ज्यादा ही आरओ पर निर्भर हूँ, लेकिन अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पानी का साफ होना जरूरी है, आरओ का होना नहीं। और अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, तो क्या पारो के फ्रिज का ठंडा पानी मिलेगा? सभी हंसने लगते हैं और फिर सुरेखा उसे 1 गिलास पानी लाकर देती है, जिसे वो बिना किसी झिझक के पी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।